16 दिसंबर 1971 यह वह तारीख थी जब भारतीय सेना ने न केवल इतिहास बदला बल्कि भूगोल भी बदल कर रख दिया था। जब पश्चिमी पाकिस्तान की फौजें पूरी बंगाल पर जेनोसाइड कर रही थी, उस समय लगभग 3900 सैनिकों ने अपना बलिदान देकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। यदि उस समय की इंदिरा गांधी सरकार नहीं होती और इंडियन आर्मी नहीं होती तो बांग्लादेश ने तो भारत के आसपास कोई पड़ोसी देश होता, ना ही उसका संसार में कोई वजूद होता। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की सड़कों पर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ये कि बांग्लादेश की लाइफलाइन आज भी भारत से जुड़ी है। अगर हम बिजली ऊर्जा की बात करें तो लगभग 1100 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भारत से ही जाती है। अगर अडानी पावर आज बंद हो जाए तो पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। और अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो हर साल बांग्लादेश लगभग लाखों टन भारत से गेहूं, प्याज, चावल खरीदता है। दवाएं और कैंसर से लेकर दिल की बीमारियों तक बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए भारत के अस्पतालों पर ही निर्भर है। और हर साल लगभग 4 लाख से अधिक मरीज भारत में एज ए मेडिकल हेल्थ के लिए मेडिकल वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और भारत के अस्पतालों से ही उनकी दिल की बीमारियां और कैंसर का इलाज करवाते हैं। इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लेकिन प्रशासन कहाँ है? जब जनता रोटी का हिसाब मांगती है तो प्रशासन भारत विरोधी कार्ड खेलता है। सीमा विवाद और नफरती बयानबाजी सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या पड़ोसी से दुश्मनी करने से आपका चूल्हा जल सकता है? क्या आपको टाइम पर रोटी मिल सकती है? क्या आपको 2 जून का खाना मिल सकता है? अगर पड़ोसी से दुश्मनी करने से मिल सकता है तो दुश्मनी कीजिए, लेकिन अंत में वही परिणाम होगा जो परिणाम आज पाकिस्तान का है। आज पाकिस्तान अपने खुद का दंश खुद झेल रहा है। जिस प्रकार की एक्टिविटीज उन्होंने पाकिस्तान के आज़ाद होने से लेकर अब तक की है, उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान बैंकरप्सी की राह पर चल रहा है। अगर हम बांग्लादेश की 1971 के बाद की इकोनॉमी देखें तो एक अच्छे पायदान पर उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी और आज बांग्लादेश की जीडीपी अपने 20 साल के निम्न स्तर पर आ गई है। लेकिन सिर्फ मोहम्मद यूनुस प्रशासन भारत का दखल बोल बोल के जो रियल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और ना तो कोई प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई है। सो कॉल्ड नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सुशासन और असहिष्णुता कम होने की बात कही गई थी, लेकिन हो इसके उल्टा ही रहा है। असहिष्णुता बढ़ रही है और कुशासन बढ़ता जा रहा है। बल्कि असहिष्णुता कम होने की बजाय बल्कि एक नए अधिक सूक्ष्म रूप में फैल गई है, जहां आवाज उठाने वालों को चुप कराया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है और उनको मौत के घाट उठा दिया जा रहा है। इस सरकार पर सबसे गंभीर सवाल है असहमति को कुचलना। जिस छात्र आंदोलन ने यूनिट सरकार को सत्ता में लाया, आज उसी आंदोलन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। शरीफ उस्मान हदी, ये तो नाम आपको याद ही होगा, ये स्टूडेंट लीडर है और अब उसकी हत्या हो गई है। तो क्या इसमें प्रशासन पूरा फेल है? प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब एक इतने बड़े छात्र नेता की हत्या हो सकती तो एक आम बांग्लादेशी नागरिक का क्या होगा? क्या ये एक तरीके से मोहम्मद यूनुस पर आरोप है या फिर उनका षड्यंत्र है अपने प्रतिद्वंदियों को कुचलने का, जो उनके सामने बैठने की कोशिश कर रहे हैं? मीडिया पर से भी मोहम्मद यूनुस पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया हाउसों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। इसी फहरिस्त में सबसे पहले मीडिया में के नामों में डेली स्टार और प्रोथो एलो के नाम हैं, जिनके हाउसेस पर मोहम्मद यूनुस के समर्थकों के द्वारा हमला किया गया है। और तीसरा आरोप है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बेईमानी गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हम गिरफ्तारियों के जरिए स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या गिरफ्तारियों से स्थिरता आ सकती है या फिर सिर्फ डर का माहौल ही फैल सकता है?
इस असहिष्णुता का सबसे भयानक परिणाम तब देखने को मिला जब वहां की माइनॉरिटी पर हमले होने शुरू हो गए। चटगांव और रंगपुर जैसे इलाकों में हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए और उनकी जमीनें हड़प ली गई। इसी फहरिस्त में रविंद्रलाल देवनाथ और सुनील बर्मन और दीपू चंद्र दास जैसे नाम है जो मोहम्मद यूनुस की महत्वाकांक्षा के बलि चढ़ गए। या कहे कि मोहम्मद यूनुस की महत्वाकांक्षा अपनी सीट पर बने रहने की इतनी बड़ी थी कि वह अपने खुद के नागरिकों को भी बलि की भेंट चढ़ाते जा रहे हैं। यूनुस सरकार केवल निंदा करती है, कोई डायरेक्ट एक्शन ऐसे उपद्रवियों पर नहीं लेती है। यह क्लियरली दिखाता है मोहम्मद यूनुस की इच्छा शक्ति की वास्तव में जो कमी है, या फिर वो जानबूझकर कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रही है। सीधे तौर पर यह मानवाधिकारों का उल्लंघन ही कहा जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार जब से आई है तब से बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ दंगे, बलात्कार, आम नागरिकों की हत्या यही देखा गया है। ढाका की सड़कों पर भारत के झंडे को जलाना और साथ ही नए बांग्लादेश का मैप जिसके अंदर भारत के बहुत सारे राज्यों को अपना हिस्सा बताना, एक तरीके से कहे तो ये बांग्लादेश की एक घातक चाल है। और वहाँ के नेताओं के द्वारा, जैसे हसनात अब्दुल्ला है, जैसे प्रशासन समर्थित नेताओं भारत के चिकन नेक्स को काटने की धमकी देते हैं, तो क्या इसे एक तरीके से भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने की साजिश नहीं कहा जा सकता? जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने अंतिम दिन गिन रहा है, उसी तरह के हालात कहीं बांग्लादेश के ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चलता जा रहा है, यह आज पाकिस्तान का उसी 1947 से लेकर अब तक के कृत्यों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश बैंकरप्सी की राह पर जा रहा है। प्रशासन का यह व्यवहार एकदम हास्यास्पद लगता है। जिस तरह मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के जनरल से मिलते हैं और लगता है वह उन्हीं के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं और वो उन्हीं की जी हुजूरी में बिल्कुल एकदम लग गए हैं। जिस प्रकार वो अब तो लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट भी साइन करने वाला है, जिस प्रकार पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे जिस कंट्री से तुमने पहले आजादी पाई थी, आज उसी कंट्री के वापस गुलाम होना चाहते हो। प्रशासन की विफलता का सबूत यह है कि उन्होंने इतिहास को मिटाना भी शुरू कर दिया है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम इंडिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगर हम उन्हीं की पहचानों को मिटाना शुरू कर दें तो क्या ये अपना आप में एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा नहीं होगी? और बांग्लादेश में भी उसी प्रकार बंग बंधु मुजीबुर रहमान की मूर्तियां गिराई जा रही है। और 1971 के आज़ादी की लड़ाई में जिन योद्धाओं ने भाग लिया था, आज उन्हीं को मिटाया जा रहा है। उन्हीं का नामो निशान बांग्लादेश से मिटाने की तैयारी की जा रही है। भारत ने हमेशा एक स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश चाहा, लेकिन अगर ढाका का प्रशासन चिकन नेक को काटने और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के ख्वाब देखेगा तो उसे 1971 का अंजाम याद रखना चाहिए। भारत की दोस्ती अगर बरदार है तो उसकी नाराजगी बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। अब समय आ गया है कि प्रशासन नफरत को भूले छोड़ और अपनी जनता की भूख मिटाने पर ध्यान दे और जल्द ही चुनाव करवाएं जो कि फेयर, जस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाकर बांग्लादेश में एक लोकतंत्र सरकार की स्थापना करें।